हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस किए थे, उसमें हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और एरोमेटिसिटी डिस्कस की थी। एरोमेटिसिटी के अंदर नंबर 1 पॉइंट साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड्स हैं, नंबर 2 साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड हैविंग कंप्लीट डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड, नंबर 3 all aromatic compounds follows Huckel rule. What is Huckel rules? 4n plus 2 pi electrons delocalized in cyclic planar organic compound where n equals to 0 1 2 3 4n plus 2 n की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 आ जाएंगे और ये हो गया साइक्लोप्रोपेनियम आयन। 4n plus 2 if n value is 1, in this case 4 into 1 plus 2 equals to 6 electrons, benzene n equals to 2, 4n plus 2, 4 into 2 plus 2, it comes out 10 and 10 electrons in naphthalene. N value is 3, so 4 into 3 plus 2 equals to 14 electrons in anthracene. So these are aromatic compounds. Aromatic compounds further classify into two parts, benzenoid and non-benzenoid. Benzenoid aromatic compounds are those which have benzene-like ring. For example, benzene itself, naphthalene, anthracene, and non-benzenoid compound. These molecule or these ion have no benzene type ring. For example, cyclopropenium ion, troponium ion, cyclopentadienyl anion, cyclopentadienyl anion. These are ions. In spite of that, they have aromaticity, and these aromatic species are non-benzenoid aromatic. And other examples are neutral molecule like furan, pyrrole, pyridine. ये सारे के सारे मोलिक्यूल क्या हैं? नॉन बेंजोनोइड्स हैं, जो मैं प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर मैंने आपको कहा था कि एरोमेटिसिटी के अंदर फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल दे देता हूं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले मैंने ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बना रखा है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम जानते हैं, वी नो दैट बेंजीन में साइक्लिक कंजुगेशन। तो ये जो ब्लू रिंग बनी हुई है, बेसिकली दिस इज द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स और कंजुगेटेड पाई क्लाउड। और एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन इज अ C6H5, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता है, यानी सारे एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। या मैं ये बोलूं कि इलेक्ट्रोफाइल की पसंदीदा जगह एरोमेटिक रिंग्स हैं। एरोमेटिक रिंग पर अटैक करना है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग पर जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल आर दोस स्पीशीज विच accept electron pair from organic molecule and form bond with them। यानी इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो किसी भी स्पीशीज के साथ, तो वो ऑर्गेनिक स्पीशीज ही होने वाली है, तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ही इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके उसके साथ ही बॉन्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अब इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये रिफिल नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कभी पाई बॉन्ड भी हो सकता है, कभी सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है तो भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इस रिफिल को मैं इलेक्ट्रॉन पेयर अज्यूम करूंगा और मेरे पास ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। पहले चेक कर लें ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर रहा है, इट मींस दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और सपोज करो अब मेरा ये जो थंब है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करके इसी का ही इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। यानी इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में यूज नहीं किया, इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज किया और इसके साथ अटैक करके इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया। अब बेंजीन
इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले इस एरोमेटिक रिंग की इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर अटैक करता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, एवरी कोलिजन इज नॉट सक्सेस, एवरी अटेम्प्ट इज नॉट सक्सेस। तो कंटिन्यूस वो अटैक करता रहता है। तो कुछ अटैक प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी वाले होते हैं, कुछ अटैक प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी वाले होते हैं। वहां से फिर बॉन्डिंग बनना स्टार्ट होती है, रिएक्शन करना स्टार्ट होती है। जैसे एग्जांपल दूं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है और ये रहा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर ये अटैक कर तो रहा है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन का कोलिजन नहीं। पर अगर कोलिजन ये हो गया, ये कोलिजन हो गया, देखो इस तरह से, ये देखो अभी भी देखो कोलिजन प्रॉपर नहीं है और ये देखो ये प्रॉपर कोलिजन हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर कोलिजन का मतलब डायरेक्शन से है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल भी अगर उसी डायरेक्शन में मूव करके आएगा, उसी डायरेक्शन से अटैक करेगा तो ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए है ना, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे नंबर ऑफ कोलिजन्स तो बहुत होती है लेकिन सक्सेस कोलिजन लिमिटेड ही होती है। फिर उन कोलिजन्स के अंदर उस इलेक्ट्रोफाइल में उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए ताकि उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ मैनेज कर पाए, उस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करके और अपने ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाए। तो हमेशा ध्यान रखना, इफेक्टिव और एक्टिव कोलिजन्स क्या होती है। इफेक्टिव और एक्टिव कोलिजन्स के अंदर दो कैरेक्टर होते हैं। एक, कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन से होनी चाहिए, यानी डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए जिस तरफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला कोलिजन ये है, ठीक है। अगर वो यहां अटैक कर रहा है तो वो इम्प्रॉपर कोलिजन हुआ। और फिर इसमें एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इसके साथ बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज हो पाए, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पे अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करने के बाद इसके पाई क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, इसके पाई क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मैं क्लियर करूं, जैसे ये मेरी शर्ट है तो मैं इस हैंड से इस शर्ट को इस तरह से अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल इस पाई क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी ये ट्रूली बॉन्डेड नहीं है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक रिंग के पाई क्लाउड को केवल अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, अभी ट्रूली बॉन्डेड नहीं है, तो इस इंटरमीडिएट को हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एरो का मतलब कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये तो एरो का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जो ये कंजुगेटेड पाई क्लाउड है उसके बीच में अट्रैक्शन को शो कर रहा है। ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये पाई क्लाउड इसकी तरफ मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अपनी तरफ खींच रहा है और इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग को कह रहा है, इस एरोमेटिक रिंग को कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दे दे बेंजीन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या डिमांड कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसका ही, पर इसको चाहिए तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको हम, इस इंटरमीडिएट को हम क्या कहेंगे, दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स, दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स। तो पाई कॉम्प्लेक्स, अगर आपसे कोई पूछे कि पाई कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो पाई कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पाई क्लाउड को अपनी तरफ केवल अट्रैक्ट कर रहा होता है, खींच रहा होता है उसके पाई क्लाउड को। अभी उसके साथ उसने परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाया है, यानी पाई क्लाउड जो पाई कॉम्प्लेक्स है वो जरूरी नहीं है कि आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो पाए, बहुत बार रिवर्स भी चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं। अब सपोज करो ये इलेक्ट्रोफाइल सक्सेस हो गया, तो ये सक्सेस हो गया तो ये एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके और इस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्पीशीज कैसे बनी, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये स्पीशीज कैसे बनी। तो इसको बनने में एक तो है इलेक्ट्रोफाइल को काफी ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि वो एक तरह से एरोमेटिक रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर खुद ले रहा है, उसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये एसएस का मतलब स्लो स्टेप है। अभी आपको और अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, आप खाली पेशेंस रखो और स्क्रीन पे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। अब ये
मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, 1 2 3 स्ट्रक्चर्स कैसे बने ये। तो आप ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर हम ध्यान देना बेटा। तो यहां पर मैं, ये है हमारा, ये बेंजीन बना दिया मैंने ये वाला। अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट कैसे बना, सेकंड कैसे बना, थर्ड कैसे बना, और फिर प्रोडक्ट कैसे बना, और ये ऐसे स्लो स्टेप क्यों है, ये फास्ट स्टेप क्यों है, ये यहां से इस प्रेजेंटेशन से क्लियर कर रहा हूं। बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दो, कंसेप्ट अब क्लियर होना स्टार्ट हो रहा है आपका। तो आप देखो मैंने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर है तो मैंने ये पाई बॉन्ड हटा के ये कर दिया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया है, ये जो 3 पाई बॉन्ड है, तो ये अब मैंने उस ब्लू पाई बॉन्ड को हटाया नहीं है। ये ब्लू पाई बॉन्ड ये रहा, ये जो अब रिफिल है, दिस रिफिल इज पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है इसका। तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3, ठीक है, एक बार समझाने के लिए बनाया मैंने। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, ये CH बॉन्ड है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, मैंने क्या बताया, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा है। अब ये इस पे अटैक करके पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इलेक्ट्रोफाइल को तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, ठीक है, वो सारा का सारा तो लेगा नहीं, तो वो ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना। अब इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, एरोमेटिक रिंग का, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, देखो ले ही रहा है, लेके और ये बॉन्ड बन गया, यानी ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया। और आप देखो अब ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है बेटा ध्यान दो, ये पाई बॉन्ड इधर क्यों गया, इलेक्ट्रोफाइल ले गया इसको। इलेक्ट्रोफाइल ने अपना इलेक्ट्रोफाइल को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। इलेक्ट्रोफाइल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। इस इलेक्ट्रोफाइल को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इस इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबलाइज होना है, उसके लिए इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एरोमेटिक रिंग से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये इलेक्ट्रोफाइल लेके और इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब जब इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ऑब्वियसली आएगा। फिर से फाइनल एक बार और देख लो, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट हुआ और ये बॉन्ड बन गया, और ये वाली फर्स्ट वाली स्पीशीज आ गई। और ऑर्थो पोजीशन पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑर्थो पोजीशन पर ये क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये बन गया। अब मैं इसको यहां लिख देता हूं, तो ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया। अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बनने के बाद ये फर्स्ट स्ट्रक्चर अनस्टेबलाइज हो गया, बेंजीन की स्टेबिलिटी चली गई, बेंजीन की एरोमेटिसिटी चली गई, बेंजीन का प्लेनर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, बेंजीन का जो सुखी संसार था, ठीक है, एक स्टेबलाइज जो सिस्टम था, ठीक है, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया इस इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री की वजह से, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन हो गया, दिस कार्बन इज sp3, रिमेनिंग कार्बन आर sp2, ठीक है, सारे sp2 कार्बन है, ठीक। अब एरोमेटिक बेंजीन जिसमें एरोमेटिसिटी थी, एरोमेटिसिटी इसको छोड़ के चली गई, हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, प्लेनरिटी फॉलो नहीं हो रही है, बड़ा अनस्टेबल हो गया, परेशान हो गया, ये कार्बोनियम आयन दुखी हो रहा है, मेरे ऊपर ही प्लस क्यों आ रहा है, मैंने क्या गुनाह कर दिया, ठीक है। और इसने देखा ये पाई बॉन्ड पड़ा है, इसने क्या देखा, ये पाई बॉन्ड पड़ा है। अब इसने इसकी डेफिनेटली जब अनसेटिस्फेक्शन होगा तो अंदर आपस में प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर है, तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेता है इस तरह से और प्लस यहां लगा देता है, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और प्लस चार्ज यहां आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, प्लस चार्ज यहां आ गया। ये कार्बोनियम आयन कहेगा मैं अपने ऊपर प्लस चार्ज क्यों रखूं, मेरा क्या काम कि मैं अपने आप को अनस्टेबलाइज करूं, मैं अपना ऑक्टेट ब्रेक करूं। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इस पाई बॉन्ड को इस तरफ ले लेगा, ये देखो ये पाई बॉन्ड है तो इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया तो ये पाई बॉन्ड इधर बन गया, तो इसका तो पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया और इस कार्बन पे प्लस आ गया, तो भारी प्रॉब्लम हो गई अंदर, ठीक है। अब तो यहां पर भी यही हुआ बेटा, ये वाली स्टेट आ गई और थर्ड वाली स्टेट आ गई। तो अब क्या होगा,
अब दो बातें हो सकती है। बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी को दो तरह से गेन कर सकता है। एक तो ये बेंजीन, जो बेंजीन के ये सारे मेंबर है वो इस इलेक्ट्रोफाइल को बोलेंगे आपके आने से हमारे प्रॉब्लम हो गई है, हम अनस्टेबल हो गए, आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ, हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर हमको दे दो। पर इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब ये कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल ने जो इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस कार्बन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है। तो अब इस बेचारे हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा। ये हाइड्रोजन का नंबर तभी आएगा जब इलेक्ट्रोफाइल कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड, तो एक फोर्स आएगा। तो अब इन दोनों में से एक बॉन्ड वापस अंदर जाएगा ताकि इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाए और बेंजीन के पुराने दिन वापस लौट के आ जाए, उसमें एरोमेटिसिटी आ जाए, प्लेनरिटी आ जाए, हक्कल्स रूट फॉलो होने लग जाए। तो अब वो क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड को अंदर की तरफ खींचेगा। तो इन दोनों में से जो वीक बॉन्ड होगा, तो अगर हम ये मान के चलें कि इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है कार्बन इलेक्ट्रोफाइल से, तो अब इस केस में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन को सेक्रीफाई करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन जब सेक्रीफाई होगा हाइड्रोजन का, तो ये मैं अब इस केस में ये जो बॉन्ड देख रहे हो आप, ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो बेटा, ये तो हो गया कार्बन और ये ब्लू वाला हो गया हाइड्रोजन। अब क्या करेगा, अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये हाइड्रोजन को हटाएगा और ये हाइड्रोजन हट गया H+ के फॉर्म में, ये H+ निकल गया। आप देखो फर्स्ट स्टेप में आगे लिख रखा है, ये E आ गया, ये H+ ब्लू वाला अलग हो गया और ये प्रोडक्ट मिल गया। आई थिंक आपको स्टेप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है आपको इस तरह से समझाने की, ध्यान देना बेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट एक पॉइंट और क्लियर कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करके इसके पाई क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को बोल रहा है, बेंजीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दे दे, इसको परेशान कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके और ये इंटरमीडिएट बना देगा। अब लेकिन आप देख रहे हो इसके अंदर बेंजीन देना भी नहीं चाहता था, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का ड्राइविंग फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसने खींच के लिया, इसलिए ये हो गई स्लो स्टेप। अब एक बार स्लो स्टेप होने के बाद, स्लो स्टेप से मतलब धीरे धीरे स्लो स्टेप, थोड़ा सा ताकत लगाई इलेक्ट्रोफाइल ने तो टाइम लग गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्लो स्टेप। अब यहां पर एक बार अगर इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है तो ये इंटरमीडिएट बन जाती है। इन तीनों इंटरमीडिएट के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सॉरी ये 3 इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट एक ही है और फिर इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड में देखो तो ऑर्थो पेरा और ऑर्थो कार्बन पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, सॉरी 2 पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है, 3 के नहीं है। तो ये रिंग भी पूरी नहीं बनाऊंगा, रिंग आप पूरी मत बनाना, क्योंकि है ना यहां पर तो ये रिंग पूरी कब बनेगी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन तो कब हुआ, जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो हम कैसे बना रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तब हम रिंग कैसी बना रहे हैं बेटा, रिंग ऐसी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से, इस वजह से ये पूरा रिंग मैंने कंप्लीट नहीं किया है। दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एरिनियम आयन, क्योंकि हम एरोमेटिक कंपाउंड को एराइल कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, एरीन्स, ठीक है, एरीन बोलते हैं हम, एरोमेटिक कंपाउंड्स को एरीन भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम एरिनियम आयन हो गया। वीलैंड ने ये सारा रिसर्च किया था, इस वजह से इस इंटरमीडिएट को वीलैंड आयन भी बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड है। बेंजीन के अंदर क्या होता है, बेंजीन एक्चुअल में अगर हम इस बेंजीन की बात करें तो इसमें 6 CH बॉन्ड है और 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, ठीक है, टोटल। बट यहां पर टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 6 CH एज इट इज है, 6 CH एज इट इज है, यहां पर भी से S तो है ना, इसमें अभी 6 CC बॉन्ड है और 1 एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, तो इसमें 13 सिग्मा बॉन्ड है।
5sp2 कार्बन एंड 1sp3 कार्बन है, अभी मैंने यहां बनाया ही था। नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी चली गई, अनस्टेबल हो गया, मोर एनर्जेटिकल हो गया। तो ये तेजी, ये अपने आप को अब स्टेबलाइज करेगा, ये देखेगा सारी गड़बड़ हो गई तो ये तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हमने लिखा फास्ट स्टेट। और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो या तो E प्लस निकलेगा या H प्लस निकलेगा, लेकिन हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब E प्लस ही अंदर रहने वाला है बॉन्डिंग और H प्लस निकलने वाला है। सब्स्टिट्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ, और इलेक्ट्रोफाइल तभी सब्स्टिट्यूट होगा जब इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन ये है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नंबर 1, यानी गुड लुईस एसिड होना चाहिए, और साथ में जब वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बेंजीन के कार्बन के साथ ये जो E प्लस बॉन्ड बना रहा है, ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दिस बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्लू बॉन्ड, यानी ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तभी ऐसा होगा। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ऐसे बुक में इतना डिटेल में नहीं है, पर मैंने फिर भी आपको डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अब कुछ एग्जांपल देंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, इन एग्जांपल से आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इसके एग्जांपल ले रहा हूं। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो हाँ, पहले मैं ये एनसीईआरटी बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, कैसे करेंगे अभी बता रहा हूं एग्जांपल से, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और तो देखो ये बताया था ना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, बी पॉइंट समझ में आ गया ना, विलेन आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरिनियम आयन है बी, ठीक है। फर्स्ट तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, E प्लस बनाएंगे, तभी तो E प्लस अटैक करेगा। और मैंने स्टार्ट किया था बी स्टेप से कि E प्लस ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करके इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाया, और इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को विलेन आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरिनियम आयन बोल रहे हैं अपन। और एक बार जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बन गई तो उस इंटरमीडिएट से H प्लस निकल गया, मतलब प्रोटॉन निकल गया, रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट एरिनियम आयन, विलेन आयन से, ठीक है। तो अब देखो, जैसे एक रिएक्शन में क्लियर कर रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा एक बहुत सिंपल और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ये वाला जो मैकेनिज्म है मैं एक एग्जांपल से और एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये है, बेंजीन है, बेंजीन का जो रिएक्शन है, बेंजीन का जो रिएक्शन है वो CH3Cl से हो रहा है, AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 और FeCl3 के प्रेजेंस में, कोई भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में टॉलिन फॉर्म हो रहा है और HCl निकल रहा है। और क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है। तो देखो, समझो, अब मैं इसका ए स्टेप की बात करूं, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले मैंने CH3Cl को AlCl3 से रिएक्ट कराया, क्योंकि CH3Cl का सेल्फ आयोनाइजेशन बहुत ही कम होता है, 0.1% होता है, बट AlCl3 के प्रेजेंस में CH3Cl फास्ट आयोनाइज होता है। क्यों? क्योंकि AlCl3 लुईस एसिड है, हेलोजन कैरियर है। AlCl3 इज आल्सो कॉल्ड हेलोजन कैरियर, क्योंकि इस हेलोजन से कंबाइन करके वो क्या बना देता है? CH3 प्लस और AlCl4 माइनस। तो क्लोरीन हेलोजन है, तो AlCl3 ने क्या किया? CH3Cl के हेलोजन को से कंबाइन करके AlCl4 माइनस बना लिया, इसलिए AlCl3 और FeCl3 को हम हेलोजन कैरियर भी बोलते हैं। इसने हेलोजन से कंबाइन करके AlCl4 माइनस बना दिया। अब इस केस में ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यू ब्रेक हुआ, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब दिस इज द, ये वाला स्टेप हो गया ये, और हमारे पास ये जो बन गया दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये है इलेक्ट्रोफाइल। CH3 प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्या हो गया, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अब बी स्टेप जो मैंने अभी आपको बताई, जो मैं वापस डिटेल में नहीं लूंगा, तो बी स्टेप में क्या होगा, एरो में ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, इस पर ये CH3 प्लस अटैक करेगा, अटैक, ठीक। अब अटैक करेगा तो सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ये इस पाई कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट एरिनियम आयन, जिसको हम विलेन आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, वो बनेगा। और वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो पूरा मैकेनिज्म अभी मैंने बताया आपको, और फिर उसमें से प्रोटॉन तो रिलीज हो जाएगा और CH3 प्लस ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हुआ ये कि CH3 प्लस ये वाला जो था वो यहां बॉन्डिंग हो गई CH3 प्लस की, और CH3 न्यूट्रल हो जाएगा, उसके एवज में एरोमेटिक रिंग से H प्लस निकल जाएगा। ये हो गई सेकंड, जो अभी अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है डिटेल के अंदर, ये वाली स्टेप, बी स्टेप ये हो गई। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट एंड ये दोनों स्टेप एक साथ हो गए, ठीक है। और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो गई इसकी बी एंड सी स्टेप, ये थी हमारी बी और सी स्टेप, ठीक है। अब फाइनल डी स्टेप एक और है, फाइनल डी स्टेप एक और है जो यहां नहीं लिखी है इस प्रेजेंटेशन में। अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास ए स्टेप से तो निकला था AlCl4 माइनस, और सी स्टेप से निकला था H प्लस। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो AlCl4 माइनस है और ये H प्लस है, ये आपस में कंबाइन करेंगे और AlCl3 अलग हो गया और HCl बन गया। AlCl3 वापस रीजनरेट हो गया। तो यहां पर आपको एक तो मैकेनिज्म समझ में आ गया, और लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ में आई कि रोल ऑफ कैटलिस्ट, AlCl3 या कैटलिस्ट है। अगर आप AlCl3 नहीं लोगे तो CH3, ये जो फर्स्ट स्टेप है, ए स्टेप है, वो वेरी 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 स्लो होगी, ठीक है। यानी जो ए स्टेप है वो बहुत ज्यादा स्लो है। तो क्या होगा, CH3Cl का जो स्पॉन्टेनियस आयोनाइजेशन है वो बहुत ही स्लो होता है और बहुत कम परसेंटेज में होता है। तो बहुत कम, बहुत देर से CH3 प्लस बनेंगे। CH3 प्लस बनेगा, उसके बाद तो वो बी और सी स्टेप में जाएगा। बी और सी स्टेप तो सेकेंडरी स्टेप है, प्राइमरी स्टेप तो ए है। अगर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं होगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी कैसे? जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं होगा तो रिएक्शन बढ़ेगी कैसे? तो AlCl3 ने क्या किया, AlCl3 ने क्या किया, ए स्टेप में AlCl3 ने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को तेजी से जनरेट किया, फास्ट जनरेट किया, और जैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो अनसेटिस्फाइड है और ये रिएक्शन चलने लग गई। तो AlCl3 ने क्या किया, रिएक्शन को फास्ट किया। और कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में एंटर करता है, बिल्कुल करता है। स्टूडेंट बोलते नहीं करता है, बेटा करता है, आप देख लो कर ही रहा है। लेकिन कैटलिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिएक्शन में पहले एंटर करके रिएक्शन को फास्ट करा देता है और फिर लास्ट में वैसा का वैसा निकल जाता है। तो आप देखो ए स्टेप में, इनिशियल स्टेप में AlCl3 जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में एंटर करके तेजी से कार्बोकेटाइन बना रहा है, CH3 प्लस बना रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल तेजी से जैसे ही बन गया फिर ये रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इस AlCl3 की वजह से ये CH3 प्लस फास्ट बना, इलेक्ट्रोफाइल फास्ट बना, तो रिएक्शन भी फास्ट हुई। अब बाद में क्या हुआ, लास्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, लास्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, ये वापस AlCl4 जो फर्स्ट स्टेप में बना था ये H प्लस आयन से कंबाइन करके AlCl3 और HCl बन गया, AlCl3 वापस रीजनरेट हो गया। तो यानी रिएक्शन में एंटर करके रिएक्शन स्टार्ट करवा के तेजी से और वापस बाहर आ गया। कुछ लोग होते हैं, दो लोगों को, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो दो डिफरेंट पर्सन्स को भिड़ा के आ जाते हैं, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा देते हैं और वो जैसे ही झगड़ना चालू कर देते हैं वो साइड में आ जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ये कैटलिस्ट है, ठीक है। तो
यहां पर भी उसी वही वाली बात है, AlCl3 एंटर कर गया, फिर लास्ट में वापस वैसे का वैसा निकल गया रिएक्शन को स्टार्ट करवा के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है बेटा, CH3Cl टॉलिन बना। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ CH3 हो, अगर यहाँ कोई R है तो यहाँ R आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म वही चलेगा। इसी तरह से एक रिएक्शन और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। अब क्वेश्चन ये कि एसाइल ग्रुप क्या होता है, तो CH3C डबल बॉन्ड O, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। तो यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक, in presence of AlCl3 और FeCl3, what happened, तो यहां पर ये वाला कंपाउंड बन जाता है एसाइल और प्लस HCl। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, ध्यान देना, बात वो की वही है, हम इसी में करेक्शन कर रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। अब यहां पर देखो CH3COCl, एसाइल क्लोराइड, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एसाइल क्लोराइड। CH3COCl, AlCl3, उसी तरह से क्या बन जाएगा यहां पर CH3CO प्लस एंड AlCl4 माइनस। ये हो गया जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर जो बेटा इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है CH3C प्लस डबल बॉन्ड O, ये वाला। ठीक है, यहां एक ही बात है, अपन यू लिख दें, मेरे को उधर स्पेस चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा। तो ये कार्बन, तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला ब्लू वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ब्लू वाला कार्बन ही तो इससे जुड़ेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, एक ही बात है, ये ऐसे लिखो। तो देखो सेम मैकेनिज्म है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन। अब जरूरी नहीं है कि यहां CH3 हो, कोई R ग्रुप भी हो सकता है। अब R C2H5 भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, तो वो उस हिसाब से यहां वैल्यू चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, किसके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में आती है, और जो आज वाली क्लास मैंने अभी एक्सप्लेन की है या जो चल रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, आज वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज वाली क्लास और नेक्स्ट क्लास, दो क्लास आपको लगातार 12th में भी काम आती रहेगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 12th में बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्लास को इग्नोर मत करो। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके रिमाइंड करके वापस देखो। ठीक है, अब अदर एग्जांपल है, मैंने अभी फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन बताया, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन बताया, इसी तरह से हेलोजिनेशन है। इसी तरह से क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है, देखो अब हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का क्लोरीनेशन किया AlCl3 के प्रेजेंस में, ब्रोमीन होगा तो Br2 ब्रोमिनेशन हो जाएगा, Cl है तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। अब यहां पर ये हो जाता है ये बन जाता है। अब यहां पर क्या हुआ, ये HCl निकल गया। अब यहां पर भी देखो फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो वही बनेगा AlCl4 माइनस एंड क्लोरोनियम आयन Cl प्लस, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये हेलोजन कैरियर है,
इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये ले लेता है इससे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो एरोमेटिक रिंग है इस पे क्लोरोनियम आयन अटैक करेगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट एरिनियम आयन बनाएगा, और फिर वो तेजी से फास्ट स्टेप में इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो जाएगी प्रोटॉन रिलीज करके प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन में, और फिर ये जो थर्ड स्टेप हो गई अब इसको बोलेंगे H+ और AlCl4 माइनस, ये बन जाता है HCl+ AlCl3। ठीक है, ब्रोमोनेशन में ब्रोमीन आ जाएगा खाली, और कुछ नहीं होगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन गया, तो ये हेलोजिनेशन हो गया कुल मिला के। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाइट्रेशन भी बेटा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नाइट्रेशन में क्या होता है देखो, नाइट्रेशन में पहले हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे। तो नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो लेते हैं वो लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3। अब मैं इसके बारे में डिटेल में हम 12th में डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन का, लेकिन हाँ ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, दिस कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। और इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 का जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है H2SO4 और HNO3 का, H2SO4 और HNO3 के अंदर जब आपस में रिएक्शन होती है तो ये एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, और इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से नाइट्रोनियम आयन फॉर्म होता है। ये दोनों रिएक्शन करके नाइट्रोनियम आयन जनरेट करते हैं, दिस इज अ नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, दिस इज द नाइट्रोनियम आयन। और इसमें H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 से, तो H2SO4 अपना एसिडिक नेचर मेंटेन रखता है और HNO3 बेसिक हो जाता है यहाँ। तो आपसे कोई पूछे कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 का बिहेवियर क्या है, तो HNO3 का बिहेवियर बेटा बेसिक है, क्योंकि HNO3 अंदर इस तरह से आयोनाइज हो रहा है। ये HNO3 का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो इसमें ये जो बॉन्ड है, ये ब्लैक वाला बॉन्ड, इसमें क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये OH- निकल जाता है, और ये जो पोर्शन है वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी H2SO4 और HNO3 के इस मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कह रहे हैं। तो इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर बिहेवियर ऑफ HNO3, तो आप बोलोगे एज बेस, ठीक है, क्योंकि ये इसका OH- निकला है और NO2+ बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर बिहेवियर ऑफ HNO3 इज एसिडिक, बेसिक, और ऐसे 4 चॉइस बना दी थी। अधिकतर स्टूडेंट ने एसिडिक लिख दिया था, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो मैंने एडिशनल पॉइंट बताया। अब यहाँ पर क्या होगा, सीधा है कि जब नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा तो अब तो रिएक्शंस क्लियर हो गई, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो मैंने एरो पे लिख दिया कंसंट्रेटेड, क्योंकि बुक्स में ऐसे ही लिखी रहती है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखनी है, एरो पे लिखना है कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3। अब ये NO2+ इस पे अटैक करेगा तो NO2 आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और H+ निकलेगा, और H+ HNO3 के OH- से रिएक्ट करके H2O बनाएगा। मैंने बताया ना अभी कि ये तो क्या हो गया, एक तरह से इस तरह से आयोनाइज हुआ, OH- N NO2+ ये HNO3, ठीक है। तो ये जो OH- है, ये जो OH- है, ये रिंग से निकलने वाले H+ से कंबाइन करके H2O और NO2+ इधर आ गया, ठीक है। एनीवे, इसी तरह से एक रिएक्शन और बता रहा हूं, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में को भी अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे। मैंने 12th में और ज्यादा 12th के जो सिलेबस में भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो वहां मैंने मैकेनिज्म और ज्यादा डिटेल डिस्कस किए हुए हैं और नंबर ऑफ एग्जांपल बढ़ाए हुए हैं। रीजन ये है कि तब तक स्टूडेंट की मेच्योरिटी बढ़ जाती है, सब्जेक्ट के टुवर्ड्स विजन भी इंक्रीज हो जाता है, और वो समझ जाता है कि किस तरह से पढ़ना है, उसके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। जब तक जिस लेवल के आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, टीचर उस लेवल तक जा पाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी कोई ये क्लास कोई ड्रॉपर स्टूडेंट देख रहा है, 12th पास देख रहा है, तो उसको लगेगा कि सर कुछ पॉइंट नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो ये
क्लास है वो मैं 11 के बच्चों को ध्यान में रख के बनाई है मैंने अभी, ठीक है, तो मैं उस लेवल पे चल रहा हूं, लेकिन फिर भी है ना 11 के लेवल से भी बहुत अच्छी क्लासेस है, क्योंकि 11th एनसीईआरटी में भी इतना डिटेल डिस्कशन नहीं है। अगर ये बेसिक चीजें क्लियर है आपकी तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो सल्फोनेशन देखो बेटा, क्योंकि 12 में बहुत ज्यादा डिटेल्स में आने वाली रिएक्शंस। सल्फोनेशन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 और बहुत, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 में SO3 डिसॉल्व कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यहां जो होता है SO3, ये ध्यान रखना, H2SO4 में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है बेटा। क्या होता है? SO3 होता है। तो SO3 का देखो बेटा, ये SO3, ये सल्फर, एक मिनट, तो ये SO3, थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए था तो रीसेट कर रहा हूं। ये SO3 हो गया जो H2SO4 ने प्रोड्यूस किया, या फ्यूमिंग H2SO4 में ऑलरेडी हम SO3 डाल के रखते हैं। अब होगा क्या यहां पर ये सल्फर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, इसका ये पाई बॉन्ड यू ब्रेक होता है, और पाई बॉन्ड यू ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सल्फर पे तो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। अब ये सल्फर का ये पॉजिटिव है, ये सल्फर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये एरोमेटिक रिंग पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और जब ये एरोमेटिक रिंग पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो खुद तो जुड़ जाएगा और रिंग के H+ आयन को बाहर फेंक देगा। खुद तो यहां सब्स्टिट्यूट हो गया, ये रहा, और एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन को एज ए H+ आयन बाहर फेंक दिया उसने। यही हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे एज इट इज रहेगा, तो ये H+ यहां आ जाएगा। अब ये H+ जब यहां आ जाता है तो जो प्रोडक्ट बन जाता है वो बन जाता है, आप देख लो, ठीक। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक ही बात है, SO2OH लिख लो कुछ बुक में, या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है, SO3H, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? सल्फोनेशन में ये कंपाउंड बन गया, ये वाला। इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं, ऐसे लिख सकते हो तो भी सही है, ऐसे SO2OH ऐसे लिख दिया, SO3H ऐसे लिख दिया, 1 2 3 और H, तीनों तरीके सही है। इट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनेशन से क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तो जब हम फ्यूमिंग, तो अब बात रही बुक के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे, फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ जब हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2O, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम 12 फर्दर क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। और अब हम अभी वाली क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डिस्कस करूंगा, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, एक मिनट, क्लास ओवर नहीं करते, एक रिएक्शन रह गई है बुक की, अच्छा वो नजर चली गई। तो ये बोल रहा है कि अगर हम एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ले लें, ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन और बता दूं मैं, फिर हम क्लास ओवर कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक में है। अब मैंने क्या बताया आपको कि आपने क्या देखा, ये बेंजीन है, बेंजीन क्या था? C6H6 था। अब इसमें क्या हुआ, जब हमने Cl2 से रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा? Cl2 से रिएक्शन कराया तो क्लोरोबेंजीन बन गया और HCl निकल गया, यानी ये बन गया C6H5Cl। तो कुल मिला के ये हुआ बेटा कि बेंजीन पर जब Cl2 रिएक्ट कर रहा है AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है,
तो C6H में से एक H एटम हटकर और Cl लग रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर हमने इसकी जगह एक्सिस में ले लिया, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, एक्सिस में अगर Cl2 ले लिया, एक्सिस में Cl2 ले लिया, तो एक्सिस में Cl2 ले लेंगे तो क्या होगा, ये ध्यान रखना 11th एग्जाम में ये रिएक्शन आती है, ठीक है, कि हम अगर क्लोरीन का एक्सिस ले लें तो क्या होगा। तो ये आप देखो, जब हमने एक बार किया था रिएक्शन, ठीक है, तो हमने जब ये तो हो गया बेंजीन, हमने जब Cl2 का रिएक्शन एक बार किया बेटा, 1Cl2 लिया AlCl3 से, तो प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन, प्रोडक्ट बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन। लेकिन ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो यहां Cl आ गया, बाकी HH, बट अगर हम इसकी जगह क्या कर लें, ये बोल रहा है कि इसकी जगह हम एक्सिस ऑफ Cl2 ले लें, क्या ले लें, एक्सिस ऑफ Cl2 ले लें, यानी Cl2 बहुत सारा है, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन एक एक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से हटते जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी जैसे हमारे पास एक क्लोरीन आया, लेकिन एक्सिस है, तो फिर ये वाला ये भी हाइड्रोजन हट जाएगा, ये वाला भी हाइड्रोजन हट के Cl आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, उसी तरह से जो मैंने मैकेनिज्म बताया ये आ जाएगा, ठीक है, और 6HCl निकल जाएगा। तो कुल मिला के यहां तो फॉर्मूला था C6H6 और ये हो गया C6Cl6 हेक्साक्लोरो, ये तो था क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो एक्सेस ऑफ Cl2 लेने से हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत बार आ जाती है, व्हाट हैपेंड व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ Cl2, तो आपको यही लिखना था, तो ये मैंने लिखा हुआ भी है, अब मैं इसको रीड नहीं करूंगा, लास्ट में देखो ये हेक्साक्लोरोबेंजीन बन गया जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डिस्कस करूंगा, फिर बेंजीन के एडिशन रिएक्शन और डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, ये कुछ पॉइंट हैं वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।